बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारा जो टॉपिक है वो है पैथोलॉजी लैब और हम इसकी ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट ऑफ पैथोलॉजी सर्विसेज के बारे में बात करने वाले हैं। ये हमारा इस सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैथोलॉजी क्या होती है, राइट? तो पैथोलॉजी जो है वो ब्रांच है मेडिकल साइंस की दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी एंड डायग्नोसिस दोनों चीज़ों को ऑफ डिजीज थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ सर्जिकली रिमूव्ड। अब सर्जिकली हम क्या क्या रिमूव कर सकते हैं? हम ऑर्गन्स को रिमूव कर सकते हैं, हम टिश्यूज़ को रिमूव कर सकते हैं जो कि बायोप्सी सैंपल्स के थ्रू लिए जाते हैं। एंड देन बॉडीली फ्लूइड्स, जिसके अंदर यूरिन और ब्लड आ सकता है, सीमन आ सकता है और सीएसएफ हो सकता है, साइनोवियल फ्लूइड हो सकता है, राइट? और इसके अलावा कभी कभार ऐसा होता है कि होल बॉडी ही हमारे एक सैंपल के तौर पे यूज़ होती है। वाई? क्योंकि वो पोस्टमार्टम हो रहा होता है और ऑटोप्सी जिसे कहा जाता है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं इन पैथोलॉजी। ठीक है? सो पैथोलॉजी सर्विसेज इन हॉस्पिटल, ठीक है? जो पैथोलॉजी सर्विसेज हैं हॉस्पिटल में यूजुअली आम क्लिनिकल लैब्स भी होती हैं जो कि जगह-जगह डिफरेंट क्लिनिक्स के साथ में एसोसिएट हुई हुई होती हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स के अंदर हमारे पास जो ये लैब्स होती हैं वो थोड़ी बड़े लेवल पर होती हैं और उनकी एक ख़ास मैनेजमेंट और ख़ास ऑर्गेनाइजेशन होती है। हम उसके बारे में स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं। ठीक है? जो पैथोलॉजी सर्विस है इन अ हॉस्पिटल, इसके कुछ कंसर्न्स होते हैं, राइट? इसके कंसर्न्स क्या होते हैं कि जो पेशेंट है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, लैब लैब इन्वेस्टिगेशन की जाए, जो भी उसकी रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन है वो हो सके। और कभी-कभार ऐसा भी होता है कि हम चेक करते हैं डिटेक्शन और प्रिवेंशन ऑफ डिज़ीज़ के बारे में इन लैब्स। लाइक आजकल कोविड का ये सारा सीज़न चल रहा है, तो इसके अंदर भी ये जितनी भी इसकी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए जाएँगे और जो भी इसकी वैक्सीन्स वगैरह, तो उनका भी लैब से कहीं न कहीं ताल्लुक हो जाता है। और डिफरेंट तरह की डिजीज़ेज़ जो हैं उनके बारे में भी स्टडी किया जा रहा होता है इन लैब्स, डिफरेंट रिसर्च सेंटर्स, वो भी हम आगे जाएँगे, तो उसके बारे में हम बात करते जाएँगे। पैथोलॉजी सर्विस जो है उसके अंदर हमारे पास हॉस्पिटल्स के अंदर 3 सिस्टम्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट है सिस्टम फॉर क्लिनिकल एडवाइस और रिक्वेस्ट फॉर द इन्वेस्टिगेशन। अब क्लिनिकल एडवाइस और रिक्वेस्ट कौन करता है? वो डॉक्टर जिसको आप पहले चेक करवाने गए थे, वो आपको एक क्लिनिकल एडवाइस देगा और रिक्वेस्ट फॉर्म भी उसे कहा जाता है क्योंकि उसके ऊपर डिफरेंट तरह के टेस्ट अगर वो लिख कर दें, तो वो आपको लैब से करवाने होंगे। तो एडवाइस में प्रिस्क्रिप्शन भी आ जाती है और लैब टेस्ट भी हो जाते हैं। तो ये एक सिस्टम है। सेकंड आता है हमारे पास वो जो उन्होंने लिख कर दिए हमें टेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर वो हमें ब्लड टेस्ट के लिए कहते हैं, तो हमारे पास जो मटेरियल रिसीव होगा और कलेक्ट होगा वो ब्लड होगा, राइट? तो उसको उसकी जो कलेक्शन है और उसको रिसीव करना इन लैब, वो हमारे पास एक सेकंड सिस्टम आ गया। थर्ड सिस्टम जो है हमारे पास दैट इज़ फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड एडवाइस इन अ टाइम स्केल रेलेवेंट टू अर्जेंसी ऑफ क्लिनिकल प्रॉब्लम। अब इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास रिजल्ट आए, फॉर एग्जांपल आपने ब्लड टेस्ट करवाया और उसके थ्रू आपको अपनी ग्लूकोज लेवल को चेक करवाया। तो ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, कम है, नॉर्मल है, उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा और उसके मुताबिक फिर आपको क्या फर्दर आपका ट्रीटमेंट वगैरह किया जाएगा, सो उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। मतलब उसके बारे में ये सिस्टम होता है। और फिर उसकी ये जो पूरी एडवाइस इसके मुतालिक की जाती है वो होती है हमारे पास अर्जेंसी की बेस पर। अगर आप इमरजेंसी में आए हो तो आपकी रिपोर्टिंग का जो टाइम होगा वो डिफरेंट होगा। अगर आप वैसे रेगुलर एक चेकअप के लिए आए हो तो उसका रिपोर्टिंग का जो टाइम पीरियड होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है? सो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सिस्टम बनाया हुआ होता है हॉस्पिटल्स के अंदर। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ चेन। देखो, कोई भी काम अगर किसी बड़े लेवल पर हो रहा हो, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें एक पूरा सिस्टम चाहिए होता है। जैसे कोई भी फैक्ट्री हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई जैसे बिस्किट बन रहे हैं, तो एक एक बेकरी वाली साइड होगी, जहाँ पर बिस्किट्स को बनाया जा रहा है, फिर एक पैकिंग वाली साइड होगी और फिर उसको सप्लाई करने वाली साइड होगी, ठीक है? ऐसे हमारे पास
एक एग्जांपल है ये। तो उसके मुताबिक हम पूरा एक चेन चल रही होगी, सारा काम एक ही इंसान नहीं कर सकता। तो इस लैब के अंदर भी, क्योंकि हॉस्पिटल लैब जो है वो बहुत एक बड़े लेवल की लैब होती है, तो उसमें भी ऑर्गेनाइजेशन होती है चेन की। एक चेन पूरी बनी हुई होती है। अब वो चेन किस तरह से है? पैथोलॉजी सर्विस इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चेन फ्रॉम स्पेसिमेन कलेक्शन टू रिटर्न रिटर्न रिपोर्ट। ठीक है, जो स्पेसिमेन है उसे कलेक्ट किया गया, फिर लैब के अंदर डिफरेंट प्रोसीजर से उससे गुजारा गया, और फिर उसकी रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट को आपको कन्वे किया गया। तो ये इसके दरमियान, यहाँ स्पेसिमेन कलेक्शन से लेकर रिपोर्ट देने तक, ये सारे के सारे डिफरेंट चेन ऑफ पर्सन से गुजर रहा होता है। ऑल फंक्शंस आर कैरिड आउट इन अ डेजिग्नेटेड एरिया, जो कि क्या है, हमारी लैब, अंडर द सुपरविजन ऑफ अ पैथोलॉजिस्ट। अब पैथोलॉजी सर्विस जो है वो डिपेंड करती है कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स। हमारे पास डिफरेंट तरह के प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि अपने काम को कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ, और फिर वो आपको आपके स्पेसिमेन से जो भी फाइंडिंग्स थी उसको रिपोर्ट तक कन्वर्ट करते हैं बेसिकली। सो वो जो सारी रीडिंग्स आ रही होती हैं उसमें, अच्छा, इन प्रोफेशनल्स के अंदर कंसल्टेंट ऑफ द डिपार्टमेंट आते हैं, लैब टेक्नोलॉजिस्ट आते हैं, फ्लीबॉटमिस्ट आते हैं जो कि कलेक्शन करे थे सैंपल्स की, एंड इलेक्ट्रिशियन आते हैं। इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरी है क्योंकि जो लैब्स हैं उनके अंदर हाईली कॉम्प्लेक्स जो मशीन्स हैं वो यूज़ हो रही होती हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिशियन का भी ऑब्वियसली काम होता है। फिर हमारे पास बायोमेडिकल इंजीनियर्स चाहिए होते हैं जो उन मशीन्स के इंजीनियर्स होते हैं। अच्छा, मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ पैथोलॉजी सर्विस। हमारे पास जो एक पूरी लैब है उसे मैनेज करना, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है वो हमारे पास आती है एक सीनियर कंसल्टेंट के पास। साइज एंड कॉम्प्लेक्स ऑफ सर्विस डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन इन द कम्युनिटी। देखो, अगर आप एक छोटी सी डिस्पेंसरी है एक किसी गली के अंदर या किसी एक ख़ास एरिया में है, और वहाँ पर कौन लोग आएंगे? जो उनके इर्द गिर्द के लोग होंगे। वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी उतनी ही होंगी जितनी रिक्वायर्ड होंगी। अगर आप थोड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पर उस डिस्पेंसरी से थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी। अगर आप पूरे सिटी लेवल का कोई बड़ा हॉस्पिटल है उसमें जाते हो तो वहाँ पर फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होंगी। तो जो सर्विस है उसका साइज़ भी बड़ा होगा हॉस्पिटल के अंदर, वो कॉम्प्लेक्स भी ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पर पेशेंट भी ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ पे डिपार्टमेंट भी ज़्यादा हैं, वहाँ पर फिर सैंपल कलेक्शन और रिपोर्ट राइटिंग और कंसल्टेंट, इनकी तादाद भी ज़्यादा होती जाएगी, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता जाएगा। और ये डिपेंड करता है बेड स्ट्रेंथ ऑफ हॉस्पिटल पे। जितने ज़्यादा बेड्स होंगे ऑब्वियसली उतने ज़्यादा हमें हमारे पास सैंपल्स आ रहे होंगे, और बहुत ज़्यादा एक एक पेशेंट के डेली के अगर आप 3 सैंपल भी लगाएं तो जितने ज़्यादा बेड्स होंगे उतने ज़्यादा सैंपल्स होंगे, और उनका जो सर्विस है वो उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। टाइप ऑफ क्लिनिकल प्रॉब्लम बीइंग डेल्ट इन द हॉस्पिटल। अब वो हॉस्पिटल किस चीज़ का है, उस उस वो अगर प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल अगर वो एक वार्ड है, डेंगू वार्ड अगर हम कह लें, तो वहाँ पर पेशेंट्स, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। अगर एक ख़ास मौसम में डेंगू का जो मॉस्किटो है वो आया हुआ है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी पेशेंट्स की वो ज़्यादा होगी, वो जल्दी जल्दी आ रहे होंगे और उनके सैंपल्स भी बार बार आ रहे हैं। और इसके मुकाबले में अगर कोई अनीमिया का पेशेंट हो तो उनका बार-बार हम ब्लड चेक नहीं कर रहे होंगे, राइट? तो इस तरह से हमारे पास एक हमें आइडिया हो जाता है कि क्या साइज़ होना चाहिए सर्विस का और कितनी कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए या होगी। फंक्शन ऑफ अ हॉस्पिटल लैब। हाँ जी, तो हॉस्पिटल लैब जो है उसका पूरा हॉस्पिटल चलाने में एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट काम होते हैं। और जैसे कि टू मीट द रिक्वेस्ट फॉर लैब इन्वेस्टिगेशन बाय मेंटेनिंग फैसिलिटीज़, हमारे पास जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनको हम मद्देनज़र रखें, और जो भी हमें रिक्वेस्ट आई है टेस्ट परफॉर्म करने की हम उनको इन्वेस्टिगेट करें। टू अरेंज फॉर लैब इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम रेफरल लैब इफ़ नॉट अवेलेबल इन द प्रेमिसेस। अगर हमारे पास कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो हम
उसे किसी और जगह पर रेफ़र करें, या अगर हमारे पास रेफ़र होके कुछ आया है तो हम उसको उसके मुताबिक डील करें। तो ये भी हॉस्पिटल लैब ही के ही उसमें आती है, फ़ंक्शन में आती है बात। एंड टू प्रोवाइड प्रोफ़ेशनल एडवाइस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट, to provide lab facilities for research project undertaken by clinician। ये बात जो भी हमने पहले भी बात की थी कि इसका काम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड नहीं होता, बल्कि इसका काम डिटेक्शन और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज से रिलेटेड भी होता है। तो अगर हमारे पास लैब फैसिलिटीज़ हैं फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट, तो हमें वो प्रोवाइड करनी होंगी टू क्लिनिशियंस टू कोलेबोरेट इन द डेवलपमेंट, स्टडी एंड कंट्रोल ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट। अगर हमारे पास कोई नया ट्रीटमेंट आया है या उसका जो मेथड है कोई नया आया है, और उम, उस कोई नई डेवलपमेंट हुई है, तो उसके साथ में कोलैबोरेट करना भी एक फंक्शन हो जाता है हॉस्पिटल का। क्योंकि ये नहीं कहा जाता आमतौर पर कि फ़लाँ बड़े हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी है, छोटे जगह पर नहीं है। वो जो बड़ी जगह पर फैसिलिटी है वो कोलैबोरेशन से आ रही है। To undertake applied research on pathology related problem, to collaborate in education and training of medical and paramedical personnels। अब हमारे पास जो नया जो जनरेशन आएगी, जो मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ होंगे, वो कहाँ से ट्रेनिंग लेंगे? वो ट्रेनिंग लेंगे हॉस्पिटल लैब से। ठीक है, तो उनके साथ में कोलैबोरेट करना भी हमारे पास जो हॉस्पिटल लैब है उसी का एक फंक्शन होता है। सो अब इनमें फ़र्क क्या है? जो मेडिकल साइंस है वो डील करती है विद प्रैक्टिसिंग मेडिसिन, वेयर एज जो पैरामेडिकल साइंस है वो क्या करती है, कवर्स द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, प्राइमरी ट्रीटमेंट, इक्विपमेंट डिटेक्शन, ट्रीटमेंट एंड इरेडिकेशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम और डिजीज। इन सब का जो काम है वो पैरामेडिक्स का है, और मेडिकल साइंस में मेडिसिन के बारे में प्रैक्टिस होगी। तो ये दोनों में फ़र्क है। इन दोनों की ट्रेनिंग कहाँ होगी? हॉस्पिटल लैब में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पैथोलॉजी लैब, जो एक पूरी पैथोलॉजी लैब है उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो एक ख़ास एरिया में होती है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, इस सब के बारे में अब हम बात करने लगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पैथोलॉजी लैब इज एलोकेटेड इन एन एरिया प्रोपोर्शनल टू इट्स स्कोप एंड लोड ऑफ वर्क। हमारा जहाँ पर जो प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, हम उस लिहाज से उसके मुताबिक वो लैब जो है वो बना रहे होंगे, राइट। हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर जो लैब्स होती हैं वो एक ख़ास एरिया में और ख़ास प्रोपोर्शन में बनाई जाती हैं। दिस मे बी ऑर्गेनाइज इन टू द फॉलोइंग यूनिट। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एडमिन ऑफिस होते हैं जहाँ पे पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो रहा होता है। फिर रिसेप्शन यूनिट आता है फॉर रजिस्टरिंग पेशेंट, और वहाँ पर कलेक्शन भी हो रही होती है पैथोलॉजी स्पेसिमेन की फ्रॉम पेशेंट, और फिर वहाँ पर डिलीवरी भी की जा रही होती है रिपोर्ट्स की। ठीक है, फॉर रजिस्टरिंग पेशेंट, कलेक्टिंग ऑफ पैथोलॉजी स्पेसिमेन एंड रिपोर्ट डिलीवरी। थर्ड एरिया जो कि लैब एरिया है, वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर मेन जो हमारे परफॉर्मेंस हो रही होती है टेस्ट की, वो उस जगह पर हो रही होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें बहुत सारे सब यूनिट्स बने हुए होते हैं। ठीक है, और उन सब यूनिट्स के अंदर जो मेजर डिसिप्लिन्स हैं वो भी हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। एक हीमेटोलॉजी है जहाँ पे ब्लड के साथ डील किया जा रहा होता है, ब्लड टेस्ट किए जा रहे होते हैं। केमिकल पैथोलॉजी ब्लड बैंक और बायोकेमिस्ट्री है उसमें, माइक्रोबायोलॉजी है, हिस्टोपैथोलॉजी है, और मेडिकल स्टोर भी आते हैं जहाँ पे डिफरेंट सप्लाईज जो हैं वो पड़ी हुई होती हैं। अगर पेशेंट की रिक्वायरमेंट हो तो वो वहाँ से ख़रीद सकते हैं, उसे कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। और मोर्चरी भी होती है इसमें, जो कि बेसिकली सर्द खाना जिसे कहा जाता है, और वहाँ पे डेड बॉडीज़ पड़ी हुई होती हैं। सो ये ज़्यादातर लैब से दूर रखा जाता है। रोल ऑफ हेड ऑफ सर्विस, देखो, अगर हम हेड को
हेड को लिटरल में ले लें तो हमारे हेड का क्या काम होता है, हमें हमारी उसके अंदर क्योंकि ब्रेन पड़ा हुआ है तो वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह से जो हेड ऑफ सर्विस होता है, उसका काम भी पूरी की पूरी जो लैब है उसकी सर्विस को कंट्रोल करना है। सीनियर कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हेड्स द लैब सर्विस। जो सीनियर कंसल्टेंट होते हैं उन्हें फिर हेड बना दिया जाता है। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? For all the internal organization and activities of pathology lab, as well as coordination with the other department for provision of efficient lab services. अच्छी लैब सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं। ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं हेड ऑफ सर्विस की? प्रोविजन ऑफ एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव डायग्नोस्टिक एंड कंसल्टेंसी सर्विस, मेंटेनेंस एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग क्वालिटी अश्योरेंस। हमारे पास जो भी लैब के अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको एक स्टैंडर्ड के मुताबिक और उनकी क्वालिटी को देखते हुए हुए उनको उनसे रिजल्ट्स लेना, उनको प्रॉपरली परफॉर्म करके देन रिजल्ट्स लेना। अश्योरेंस ऑफ सेफ्टी एस्पेक्ट इन लैब इंक्लूडिंग सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक तो अपनी लैब को बचाना है, उसके अंदर प्रॉपर सेफ्टी रखनी होती है और साथ साथ हमारे जो वर्कर्स हैं उनको भी सेफ रखना होता है। क्योंकि अभी हम सेफ्टी का टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, उसमें हम बता देख सकते हैं कि क्या-क्या हैज़र्ड्स हो सकते हैं किसी भी लैब के अंदर। प्रोविज़न ऑफ साइंटिफिक डायरेक्शन ऑफ द सर्विस इंक्लूडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये बात हमने अभी पहले की। फिर प्रोविज़न और अरेंजिंग ऑफ फाइनेंसेस, पर्सनल इक्विपमेंट एंड अकोमोडेशन ऑफ सर्विसेज। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना हेड ऑफ सर्विस का की ज़िम्मेदारी होता है, उसका काम है ये। और अश्योरेंस ऑफ इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। अगर हमारे पास कोई रिसोर्सेज मौजूद हैं तो उनको इफ़ेक्टिवली यूज़ कैसे किया जाएगा उसको मेक श्योर करना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू एफिशिएंटली मेंटेन द वर्क पैटर्न, to assign various work unit and duties to the most suitable personnel available to him or her. ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पैथोलॉजी सर्विस। हमने एक पूरी ये लेक्टॉक कंप्लीट की है। अब हम देखेंगे कि हमने इसमें क्या क्या देखा। हमारे पास एक रिकॉल आ जाएगा हमारी लेक्टॉक का। सबसे पहले हमने पैथोलॉजी के बारे में बात की थी, फिर हमने पैथोलॉजी सर्विस इन हॉस्पिटल के बारे में बात की। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ चेन क्या होता है और वो हॉस्पिटल में कैसे काम करी है, और फंक्शन क्या होते हैं किसी भी हॉस्पिटल लैब के। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैथोलॉजी लैब क्या होती है, रोल ऑफ हेड ऑफ सर्विस क्या होता है। थैंक यू।